एक तरह से संगठित होकर इस प्रकार के कार्य करेंगे तो उसको छोटे संगठित अपराध के रूप में ले लिया हमने। दूसरा, अभी जो नया कानून आया है इसमें जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जगह जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की है, इसमें हम लोगों के लिए बहुत अच्छी एक प्रावधान किया है, जीरो एफआईआर। पहले जीरो एफआईआर हम नाम सुना था, पर इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश पारित किए थे, उसके अनुपालन में ही जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई, इसकी धारा 173 की धारा 1 में प्रावधान किया है कि आप घर बैठे भी कंप्यूटर से या किसी भी अन्य साधन से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पर उसके संबंध में थोड़ा सा हमने प्रावधान किया है कि आपको 3 दिन के अंदर थाने में जाके उस एफआईआर का हस्ताक्षर करने होंगे। पहले ये भी होता था, हम एफआईआर करने गए तो थाना प्रभारी महोदय द्वारा कहा गया कि ये मेरे थाना क्षेत्र में नहीं आता, अब दूसरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आप वहाँ कीजिए। हम दूसरे में गए तो उन्होंने बोला कि मेरे अपन ने पिक्चरों में बहुत बार देखा है चीज़ें, तो उसी चीज़ को प्रावधान रखते हुए धारा 173 की धारा 1 में प्रावधान किया, आप कहीं भी एफआईआर कर सकते हैं। उसको जीरो एफआईआर बोलते हैं, उसको नंबर नहीं मिलेगा, जीरो नंबर रहेगा उस पर, फिर संबंधित थाने को एफआईआर जाएगी, संबंधित थाने से कुछ एफआईआर में नंबर मिलेगा, इसलिए उसको जीरो नंबर बोला है। तो 174 धारा 1 में जीरो एफआईआर के संबंध में भी प्रावधान किए, मोटे रूप में हम कानून को समझे तो। दूसरा, जो एविडेंस एक्ट था उसमें भी उन्होंने जो डिजिटल एविडेंस है उसको कलेक्ट करने के संबंध में प्रावधान किए। पहले डिजिटल एविडेंस के संबंध में कहीं भी प्रावधान नहीं थे, पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के संबंध में प्रावधान थे, पर उसको भी अमेंडमेंट के माध्यम से लेके आए। तो डिजिटल जो रिकॉर्ड होता है उसके संबंध में प्रावधान नहीं थे, उन्हीं प्रावधानों को लाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल वर्ड का यूज करते हुए डिजिटल एविडेंस को भी उन्होंने मान्यता दी है, और उसको प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस के रूप में उन्होंने मान्य किया है। प्राइमरी एविडेंस बहुत अच्छा एविडेंस होता है जो जिस पर न्यायालय विश्वास कर ले, उसके लिए अलग से कुछ साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती प्राइमरी एविडेंस के लिए। तो डिजिटल एविडेंस को हमने जैसा पीपीटी या फिर किसी चीज़ में पेनड्राइव में लेके उसमें वो करते हैं, उसी को डिजिटल रूप में हम फॉर्म में करके न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं, तो उसको भी एविडेंस की श्रेणी में हमने माना है। लेकिन इनमें अपराध झपटमारी वाला, जैसे हम जा रहे हैं, किसी ने चैन खींच ली, किसी ने हाथ से मोबाइल छीन लिया, पहले हम उस अपराध को लूट के उसमें लेके जाते थे। लूट चुकी गंभीर प्रकृति का अपराध है और उस अपराध की श्रेणी के अनुसार फिर उसमें विवेचना करनी पड़ती थी, एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाता था, जो भी कुछ होती थी थोड़ी सी भी होती थी तो उसमें आरोपी को बरी होने की ज़्यादा संभावना हो जाती थी। तो छोटे अपराध के लिए धारा 304 में झपटमारी के नाम से एक अपराध किया है कि जो कोई चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति को बल का प्रयोग करते हुए छीन लेता है, किसी चेन छीन लिया, आपका मोबाइल छीन लिया, उसके संबंध में 304 में अलग से प्रावधान, नया कानून में प्रावधान किया 304 में। दूसरा, हम लोक सेवक हैं, हम बहुत बार देखते हैं कि अतिक्रमण तोड़ने के लिए गए, पुलिस गई, तहसीलदार महोदय गए, एडीएम साहब गए, सामने कोई केरोसिन का डब्बा लेके खड़ा हो गया कि मेरा मकान तोड़ा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तो उसके संबंध में भी विशेष प्रावधान किए हैं 226 में। या फिर आपके रूप में ले लीजिए, टीचर के रूप में ले लीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, आप भी लोक सेवक की श्रेणी में हैं, हम ऐसा कर लेंगे। तो उस संबंध में भी हमारे लिए विशेष प्रावधान किए हैं 226 में कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको 1 साल की सजा का प्रावधान इसमें नया अधिनियम में किया है। कुछ धाराओं को इन्हें जो जरूरी नहीं थी उनको हटा भी दिया है इस कानून से, क्योंकि अब नया कानून है, थोड़ा लागू होने के बाद थोड़ा समय लगेगा, हम लोगों को समझने में भी समय लगेगा, फॉलो करने में भी समय लगेगा। पर जो कानून अभी नया कानून आया है वो हमारे लिए, अगर जब प्रवर्तन में आएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आरोपी को कहीं से भी बच निकलने की जगह नहीं है, और माननीय न्यायालय के समक्ष जो हम एविडेंस पुटअप करेंगे वो मजबूत एविडेंस रहेंगे, उसी आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा सजा का जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाएगा और अधिक से अधिक मामलों में हम सजा करा सकेंगे। ठीक है।